नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। थीम 3 चल रहा है। हम लोग दोस्तों ये चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से इंडिया ने एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी डेवलप करी, प्लान्ड इकोनॉमी की, सोशलिज़म की, और हमारा वर्जन ऑफ सोशलिज़म अलग कैसे था। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया की डेमोक्रेसी के जर्नी के ऊपर, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कैसे करा। जब हम दोस्तों आज़ाद हुए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि हम लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट को नर्चर कैसे करें। तो व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैड वाज दैट हाउ डू वी इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अमंगस्ट आवर पीपल। And why this was important is because throughout the British period, one common thing that we observed was that the component of people in the governance was absolutely missing. The Britishers had adopted a very exclusionary strategy. They tried to ensure that larger segments of the society are kept out. They tried to ensure that a political strategy was executed in India where only those classes participated in the governance which were more pro-British than pro-freedom or pro-independence. दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए हमें एक चीज़ समझ आ गई कि भाई जो ब्रिटिश थे इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि इन्होंने एक एक्सक्लूजनरी गेम खेला था। एक्सक्लूजनरी गेम का मतलब ये होता है कि जब इंडिया ब्रिटिश के रूल में था तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को, सबको पॉलिटिकल गवर्नेंस का हिस्सा बनने नहीं दिया। ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा गेम खेला अपने पूरे टेन्योर में कि उन्होंने केवल और केवल उन्हीं लोगों को नर्चर किया और उन्हीं क्लासेस को नर्चर किया पॉलिटिकल रोल प्ले करने के लिए जो ब्रिटिशर्स के साथ उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे। कोई वर्ग ऐसा अगर होता जो मान लीजिए कि ब्रिटिश की स्ट्रेटजी को अपोज करके इंडिपेंडेंस मांगता था, तो ब्रिटिशर्स ने ये पूरी कोशिश करी कि वो वर्ग गवर्नेंस का और पॉलिटी का हिस्सा ना बने। अब जब हम आज़ाद हुए तो एक तरीके से हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और चैलेंज ये था दोस्तों कि हमने लोगों को एक प्रॉमिस दे दिया। ये प्रॉमिस था यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का। हमने ये बोला कि भारत में हर एक आदमी, कोई भी कास्ट का, रिलीजन का, किसी भी वर्ग का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पावर दी जाएगी अपनी सरकार चुनने की। अब दोस्तों, यहाँ पर जब हमने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज अपनाया तो हमारे यहाँ पर एक बड़े इम्पोर्टेंट एक पॉलिटिशियन, स्कॉलर, रिसर्चर थे जिनका नाम था के.एम. पानीकर। के.एम. पानीकर जो थे, इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स में इस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करें, बिकॉज अगर कभी कमेंट टाइप क्वेश्चन आता है तो कमेंट टाइप क्वेश्चन के डिज़ाइन में मैं ना, जैसे आपको आंसर राइटिंग की क्लासेस में अनअकैडमी पे समझाया है कि हमें किस तरीके से आर्ग्यूमेंट डिज़ाइन करना है, आपको ये वहाँ पर काम आएगा। अब के.एम. पानीकर का ऑब्जर्वेशन क्या था, तो मैं दोस्तों इस ऑब्जर्वेशन को एक लाइन का आपके लिए डिक्टेट कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ लिख लीजिए। के.एम. पानीकर सेड दैट अडल्ट सफरेज हैज़ मैनी सोशल implications. Adult suffrage has many social implications far beyond the political significance. मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। Has many social implications far beyond its political significance. Full stop. Many social groups previously unaware of their strength and barely touched by political changes
political changes suddenly realized that they were in a position to wield power, WIELD, wield power. तो दोस्तों KM पानीकर जो थे, इनका ये क्या ऑब्जर्वेशन था? इन्होंने ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली. इन्होंने कहा कि भाई जब इंडिया ने लोगों को अपने आज़ादी के बाद एक प्रॉमिस दे दिया कि भाई हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पे गेम खेलेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एक पॉलिटिकल चैलेंज नहीं था, ये इंडिया के लिए एक सोशल चैलेंज भी था. तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल और सोशल चैलेंज दोस्तों इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई पॉलिटिकल और सोशल चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं इनके साथ एक बहुत बड़ा एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. और ये सोशल एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि भाई कहीं ना कहीं ये जो लोग जिनको ब्रिटिश के दौरान कभी पावर दी नहीं गई थी, ये जो लोग जिनको ब्रिटिश के दौरान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने का मौका ही नहीं मिला, आज की डेट में इन लोगों को सडनली इतना पावर दे दिया गया कि इन लोगों को बोल दिया गया कि भाई आप हैं रियल चेंज एजेंट सोसाइटी के. तो KM पानीकर का ऑब्जर्वेशन समझिए दोस्तों. क्वेश्चन ये आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, बिकॉज इसी तरीके के सवाल आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें. तो KM पानीकर यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं जब हमने लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज प्रॉमिस किया तो दिस वाज अ पॉलिटिकल एंड सोशल एक्सपेरिमेंट. बिकॉज पॉलिटिकली यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज देना तो एक बात है, बट सोशली हमें ये चीज़ समझनी थी कि ये उन लोगों को ये पावर दी जा रही है जिन लोगों को ब्रिटिश के दौरान ये पावर ना तो दी गई थी, ना इनको कोई पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज थी. तो यहाँ पर अब आप चैलेंज समझ रहे हैं कि इन लोगों को अगर ये पावर दे के बोल दिया जाए कि भाई आप सोसाइटी के चेंज एजेंट हैं, और सडनली इनको इतना एम्पावर कर दिया जाए कि भैया सरकारें बनेंगी और गिरेंगी आपके पावर से, तो ये एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट इंडिया में होने जा रहा था. अब ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ने इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया, और जाहिर सी बात है कि इस प्रॉमिस पे कई लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, कई देशों ने हमारा मजाक उड़ाया. और इसमें से एक बहुत ही निहायती घटिया देश ग्रेट ब्रिटेन जो था, और वहाँ पर विंस्टन चर्चिल जो थे, जो एक अहंकारी व्यक्ति थे, एरोगेंट आदमी थे, उन्होंने ये बात बोली कि भाई इंडिया एज अ डेमोक्रेसी विल फेल. देखिए, हमें ब्रिटिश का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि डेमोक्रेसी फेल करेगी, खास करके वो ब्रिटेन जो अपने आप को एक डेमोक्रेसी का फाउंटन हेड बोलता है, और डेमोक्रेसी के नाम पे पूरे वर्ल्ड को उसने कॉलोनाइज करा और वहाँ जाके लोगों को ही सप्रेस कर दिया. तो आप कितने डेमोक्रेट हैं, आप अपना क्रेडेंशियल तो अगर ना ही बताएं तो आपका उसी में भलाई रहेगा. पर ये ऑब्जर्वेशंस उठे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना था दोस्तों कि हम डेमोक्रेसी को लोगों तक लेके जाएं, और यहाँ पर हमने ये इंश्योर करना था कि डेमोक्रेसी लोगों का एक वैल्यू बने. पर अब सवाल उठता है that why do we need democratization? Was it necessary that India, when it became independent, it had to actually go for democratization? तो दोस्तों, जब हम ये बात करते हैं कि भाई was democratization necessary, कि क्या democratization की ज़रूरत थी, तो इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो हम कई चीज़ें देखते हैं कि democratization की ज़रूरत थी. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ध्यान से ऑब्जर्व करे हैं तो मैंने आपको बार बार एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बोली है कि जब हमें डेमोक्रेटाइजेशन करना था तो डेमोक्रेटाइजेशन के दौरान हमने क्या किया, हमने अपनी सोसाइटी को स्टडी किया. हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग वर्गों के, अलग अलग रिलीजन्स के और कास्ट के लोग हैं. दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सोसाइटी को जात पात रिलीजन के नाम पे बांटने की.
हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो सोसाइटी जात पात रिलीजन के नाम पे बटी हुई है, ये सोसाइटी में डेमोक्रेसी एक बाइंडिंग टूल बनेगा। और ये बाइंडिंग टूल कैसे बनेगा? हमें ये समझ आया कि डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जात पात और रिलीजन के नाम पे बटी सोसाइटी में डाइवर्स व्यूज़ होंगे। एक रिलीजन बोलेगा कि भाई मुझे दूसरा रिलीजन नहीं पसंद है, दूसरा रिलीजन बोलेगा कि भाई मुझे इस रिलीजन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं पसंद है, एक जात वाला बोलेगा कि भाई मेरे को दूसरी जात वाला जो है डिस्क्रिमिनेट करता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जो सोसाइटी थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे दोस्तों, उसमें डाइवर्स व्यूज़ नेचुरल थे। अब अगर एक सोसाइटी में डाइवर्स व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं और ये सोसाइटी जिसमें डाइवर्स व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, इसको अगर हमें यूनिफाई करना है तो वो यूनिफाई कैसे होगा? वो यूनिफाई कॉमन सेंस लगा के सोचिए, एक ही तरीके से होगा जब इन डाइवर्स व्यूज़ को अब्जॉर्ब करने के लिए हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें, एक स्पेस दें, जहाँ पर ये डाइवर्स रिलीजियस कास्ट सोशल ग्रुप्स बैठें और एक जगह बैठकर ये लोग चर्चा करें। और जब ये चर्चा करें, डिबेट करें, उस डिबेट से कंसेंसस बने, उस डिबेट से पॉलिसी बने और उस डिबेट से कंसेंसस के तहत बनी हुई पॉलिसी से सोशल चेंज आए। तो समझिए, डेमोक्रेसी was in fact necessary. Democratization was necessary. And see the beauty that in order to actually execute democracy in India, we must thank the British. Are you understanding why I said this? मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी की ज़रूरत थी, लेकिन डेमोक्रेसी एग्जीक्यूट करने में अपने को दिक्कत पता है क्यों नहीं हुई? ब्रिटिश की वजह से। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अच्छा किया, हमारी सोसाइटी को जात पात रिलीजन के नाम पे बांट दिया। क्योंकि यहाँ पर जब आपने जात पात रिलीजन के नाम पे बांट दिया तो डाइवर्स व्यूज़ नेचुरली सोसाइटी में एग्जिस्ट करने लग गए। अब अगर डाइवर्स व्यूज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे तो हमारे को इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ एक चीज़ इंश्योर करनी थी कि इन डाइवर्स व्यूज़ को यूनिफाई कर लें। यहाँ पर हमने बोला यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, हम अपना गेम खेल गए। और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज में हमने बोला कि भाई आओ, सारे वर्ग आओ, सारे कास्ट्स आओ, सारे सोशल ग्रुप्स आओ, सारे रिलीजियस ग्रुप्स आओ, बैठो पार्लियामेंट में, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। और डिबेट के बाद जब पॉलिसी बनेगी तो वो ऐसी बनेगी कि सारे वर्गों का, सारे सोशल ग्रुप्स का, सारे रिलीजियस ग्रुप्स का और कास्ट ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म के तहत अपने ओपिनियन को कन्वे करने की जगह मिलेगी। और एक बार आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि आपने सारे सोशल ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे वो बैठ के अपने डाइवर्स व्यूज़ को चर्चा करके डिस्कस करके एक पॉलिसी बना लें, तो दोस्तों सिर्फ सोशल चेंज नहीं होगा, डेमोक्रेसी लोगों के दिलों में बैठ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमने ये ऑब्जेक्टिव जब डेमोक्रेसी का अपनाया, जब हमने ये बात बोली कि हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के लिए जाएंगे, तो विंस्टन चर्चिल जैसे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाए। क्योंकि अगर वो समझ पाते तो उनकी धुलाई जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी जर्मनी के तहत, वो उनसे पिटते भी ना उतना। वो समझ के कच्चे थे, जो आज की डेट में अमेरिकन्स हैं। क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं सिर्फ चमाट खा के आते हैं। अफ़गानिस्तान में गए, तालिबानियों से पिटे, वियतनाम में गए, वहाँ से पिटे, जापानियों ने उठाया, पर्ल हार्बर करके तोड़ दिया। तो ये कम समझ वाले लोग इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। हम जानते थे, हम भारत में एक इंटेलेक्चुअल सिविलाइजेशन है, वी न्यू इट। हमने ये चीज़ समझी कि आपने सोसाइटी को जात पात पे बांट दिया, रिलीजन के नाम पे बांट दिया, कोई बात नहीं, हम यूनिफाई करेंगे ना। हमने किया डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म बना के। तो हमने जब डेमोक्रेसी बनाई और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बोला, हमने कहा भैया सारे लोग आ जाओ, हर एक जात पात के लोग आ जाओ, डिफरेंट रिलीजन के ग्रुप्स के लोग आ जाओ, आके बैठ जाओ एक जगह पे, एक जगह पे बैठ जाओ। अपन लोग वहाँ पे बैठ के एक कंसेंसस बेस्ड पॉलिसी बना के सिर्फ सोशल चेंज नहीं करेंगे
बल्कि आपको एक वॉइस देंगे एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप इस वॉइस को एक प्लेटफॉर्म के तहत जब आपको मिले तो आप वैल्यूड फील करो। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसी वीडियो में कि ब्रिटिशर्स ने हमारे को कभी वो वैल्यू नहीं दी। द ब्रिटिशर्स नेवर अलाउड अस द स्पेस टू politically become a part of the governance. Now when we try to do that, we gave that space to our people, and through that space our people came together, unity was built, consensus was built, policies were built that were now determined for social change. तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो के तहत आप ये समझ गए कि इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्यों आया, आप ये समझ गए कि डेमोक्रेटाइजेशन नेसेसरी क्यों था, आप समझ गए कि के.एम. पानीकर का ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने क्यों उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली। आप ये भी समझ गए कि भाई क्रिटिसिजम्स क्यों उठे, लेकिन उन क्रिटिसिजम्स के बावजूद भी वी केम फॉरवर्ड, वी वर विक्टोरियस इन व्हाट वी वांटेड टू अचीव। थैंक यू।